जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी फिलहाल के तौर पे साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में बायोलॉजी पढ़ रहे थे और आज से हम लोग मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं। 5.1 यानी कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर सर्व क्या बोलते हैं उसको, समानांतर श्रेणी बोलिए, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और किसी रूबी सिंह ने मैसेज करा था कि सर आप फिजिक्स का भी क्लास लीजिए, तो कल की वीडियो से, कल से रेगुलर फिजिक्स भी चलेगा। मतलब एक सुबह में साइंस अपलोड होगा और शाम में मैथ अपलोड होगा। सुबह के जो 6 बजे हैं तो सुबह में जो 6 बजे का उस समय आपका साइंस अपलोड कर दिया जाएगा और शाम में 6 बजे मैथ अपलोड कर दिया जाएगा, वो रेगुलर होगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए क्या हुआ था ना कि अभी कुछ दिनों से 2-3 दिनों तक वीडियो नहीं जा पाया। कारण क्या था कि होली वगैरह में हम लोग थोड़ा सा बिजी हो गए थे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये एपी चैप्टर, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें जो फॉर्म होता है किस रूप में होता है। एपी का जो रूप होता है, रूप, जी हाँ, एपी का जो रूप बोलिए वो क्या होता है, A1, A2, A3, A4 ऐसे करके AN, यानी कि बहुत सारा अनंत पद तक जाते रहता है। ठीक है। देखिए, आवश्यकता अनुसार इसको यूज करने वाले हम लोग। ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कैसे होता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये जा रहा है। इसमें देखिए A1 जो होता है, A1 मतलब क्या, A2 मतलब क्या, A3 मतलब क्या, A4 मतलब क्या, समझेंगे। देखिए, A1 का मतलब होता है, A1 का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है। A2 का मतलब होता है, A2 का मतलब दूसरा पद, दूसरा पद। A3 का मतलब होता है तीसरा पद, तीसरा पद। जी हाँ, इसी मतलब तीसरा पद हो गया। इस तरह से A4 मतलब चौथा पद, A5 मतलब पांचवा पद, A6 मतलब छठा पद, AN मतलब तो अंतिम पद। तो हम लोग AN जो करेंगे, AN एनवा पद बोलिए आप, एनवा पद बोलिए, या फिर हमको आवश्यकता अनुसार कभी कभी इसको अंतिम पद के रूप में भी उपयोग करेंगे, अंतिम पद। ठीक है। देखिए, एन का मतलब होता है, देखिए इसमें एन का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है। और आपका हाँ डी, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर। क्या बोलते हैं उसको, सार्व अंतर। ये जरूरी है। देखिए, इसके बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप फार्मूला को जो अच्छा से उपयोग नहीं कर पाइएगा। ठीक है। और एस एन का मतलब होता है पदों का योग, पदों का योग। ठीक है। एल, एक एल भी कहीं लिखा मिल जाए, हो सकता है। एल का मतलब होता है भी अंतिम पद, अंतिम पद या एनवा पद, एनवा पद। ठीक है। देखिए, एल और एन दोनों एक ही जैसा होता है, सेम ही होता है। ठीक है। देखिए, ये हो गया। कुछ फॉर्मूला भी समझ लेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला का भी उपयोग हम लोग करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले A1 तो दिया रहता है, A1 मान लीजिए दिया है। ठीक है। अगर हम लोग को A2 निकालना है, क्या निकालना है, A2 निकालना है। ठीक है। तो A प्लस डी होता है। A3 निकालना है, A प्लस 2D होता है। A4 निकालना है तो A प्लस 5D होता है। A5 निकाल सॉरी A प्लस 3D होता है, A प्लस 3D होता है। A5 निकालना है तो A प्लस 4D होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी निकालना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A5 निकालना है तो A5, मान लीजिए A10 निकालना है तो क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। इसका मतलब जो भी निकालना है उसके पहले वाले, देखिए यहाँ पे 10 निकालना था, उसके पहले क्या होता है, 9 होता है, तो 9D। ये तो समय रहेगा, मतलब A मतलब तो A1, A1 प्लस 9D या फिर A प्लस 9D। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा चीज आता है, देखिए हम समझेंगे कैसे। देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि डी कैसे निकालेंगे, डी भी निकालने का कुछ फॉर्मूला होना चाहिए ना। देखिए, डी जो होता है, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, या फिर डी इक्वल टू A3 माइनस A2, या फिर डी इक्वल टू
A4 माइनस A3। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी A का जो पद आपको पता होगा, सार मंत्र का जो ही पद पता होगा वो, और उसके एक पहले वाले करेंगे तो D हमारा निकल जाएगा, क्योंकि सार अंतर वही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम इसमें देखते हैं थोड़ा, अगर इसका हमको D निकालना हो तो देखिए यहाँ पे D इक्वल टू A2। मेरे पास देखिए सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लें, देखिए छोड़िए पहले इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A1 A2 कौन सा है, देखिए A1 मेरे पास कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए। A2 मेरे पास कितना है, 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक है। A3 मेरे पास कितना है, तो 6 है तो 6 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग को D निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या होता है, D निकालने के लिए क्या होता है, D निकालने के होता है A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना है, 4 है, 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2। फिर अगर मान लीजिए वेरीफाई करें कि सही है कि नहीं सही है, तो D बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर भी 2। देखिए D दोनों का बराबर आ गया, तो वेरीफाई होगा कि D सही हम लोग निकाले हुए हैं। देखिए इसी प्रकार से ये वाला हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे थोड़ा सा, बहुत इजी फॉर्म में, कुछ नहीं है ये, समझिए AP जो है वो कुछ नहीं है, हलवा बना ही देंगे हम इसको, ठीक है। चलिए देखिए, और इसमें कुछ बचा नहीं, ठीक है। इतना तब तक के लिए। जो आगे का जो देखिए फॉर्मूला, इसे एसएन निकालने का भी आता है, एसएन निकालने का फॉर्मूला भी आता है, एएन निकालने का भी फॉर्मूला आता है, ऐसे लिख ही देते हैं, फिर जब चैप्टर आएगा फिर उसको समझेंगे। उसमें एसएन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला होता है। एक और आता है एसएन का फॉर्मूला, देखिएगा एसएन का फॉर्मूला आता है n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। या फिर एक और आता है एसएन का फॉर्मूला, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। ये तीन को हुआ एसएन का। देखिए तो एन का फॉर्मूला की बात करा जाए तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ, एन का जो फॉर्मूला है ये वाला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये हम लोग इसके बाद में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था। याद रखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि A1 का मतलब होता है प्रथम पद, A2 का मतलब होता है दूसरा पद, A3 का मतलब होता है तीसरा पद, A4 का मतलब चौथा पद, A5 का मतलब पांचवा पद, A6 का मतलब छठा पद, ऐसे करके। दूसरी बात यह है कि देखिए हम एपी तभी मानेंगे जब इसका जो सार मंत्र है, जो सार मंत्र जो डी है, जी हाँ, जो एपी, इसको तभी मानेंगे कि ये सही एपी है जब इसका जो डी है सार मंत्र है जो कि बराबर हो। अगर सभी डी मतलब एक दो में से डी निकालें और चेक की बराबर होगा तो ही वो एपी होगा, अन्यथा वो एपी नहीं होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो है क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए क्वेश्चन छपा हुआ आपको नहीं दिखेगा, तो बुक लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम कोशिश करेंगे कि एडिट टाइम में इसमें क्वेश्चन को डाल दिया जाए, लेकिन शायद हो सकता है कि क्लियरिटी ना मिले इससे, तो इसलिए आपको बुक लेकर ही पढ़ना पड़ेगा, जो अच्छा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए कह रहा है, देखिए ये जो 5.1 जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा 5.1 जो है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का प्रथम है उसका फर्स्ट है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो ये चेक करना है कि यह एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर एपी है भी तो क्यों है एपी, थोड़ा देखना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे प्रथम किलोमीटर के टैक्सी का किराया, प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया, टैक्सी का किराया कितना है जी हमारा। तो प्रथम किलोमीटर टैक्सी किराया कितना है, 15 रुपया है, ठीक है 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब देखिए प्रथम किलोमीटर का हो गया, अब इसलिए लिखेंगे दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, देखिए पहले से कितना था 15, अतिरिक्त 1 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है 8,
15 और 8 कितना होता है? 8 5 13 23, 23 रुपया हो गया। ठीक है, तीसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? 23 था और प्लस 8 कर देंगे, 8 3 11, 31 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेंगे कि यह एपी में है अथवा नहीं है। तो देखिए हमारे पास A1 का बात करा जाए, A1 कितना है मेरे पास? 15 है, प्रथम किलोमीटर का 15। A2 का बात करा जाए कितना है हमारे पास? 23 है। और A3 का बात करा जाए तो कितना है मेरे पास? 31 है। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे क्या यह एपी है अथवा नहीं है। तो देखिए एपी चेक करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? डी। तो डी इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1। तो देखिए A2 मेरे पास कितना है हमारे पास? देखिए तो 23 है, 23 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया? 8। फिर थोड़ा सा डी, एक और डी निकाल लेते हैं। चलिए इसको D1 और D2 के रूप में नाम ले लेते हैं। ठीक ना, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है? 31 माइनस 23 इक्वल टू क्या हो गया? आपका 8 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों जो सार बनता है यानी कि दोनों सार बनता है वो बराबर, इसलिए यह एपी है। तो लिखेंगे अतः 15 23 31 एपी है। क्या है? एपी है, क्योंकि इसका सार बराबर है। देखिए क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू कितना हमारे पास? 8। जी हाँ, देखिए जो इसका ये वाला है D1 और D2 क्या है? 8 के बराबर है, मतलब दोनों का दोनों क्या है? जो डी है यानी सार बनतर है जो कि बराबर है। ठीक है, चलिए इसके लिए अब देखेंगे हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी कि जो आयतन होता है बेलन में, कोई देखिए कोई भी चीज में हवा हो यानी पानी भरा हो, मतलब क्या होता है? उसका आयतन भरा होता है, तो वो निकाल देता है 1/4 भाग। तो बताइए कि वो कितना, जो एपी है अथवा नहीं है, और एपी है तो क्यों है और एपी नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, चलिए माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, उपस्थित हवा की मात्रा कितना है? x है। जी हाँ, चलिए अब एक बार हवा निकालने के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा देख लेंगे। ठीक ना, ये देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मात्रा यानी A1 इक्वल टू x। ठीक है, अब लिखेंगे एक बार हवा निकालने पर बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए क्या रहा है, उसका 1/4 भाग बच जा रहा है। जो भी है इसका जो x है उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है। यानी कि जो पहले से है, क्योंकि पहले कितना था? x था, उसका जो वॉल्यूम था यानी कि जो आयतन था वो क्या था? x था। अब x में से x का 1/4 निकल जा रहा है। क्या हो जा रहा है? x का 1/4 निकल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? x माइनस x/4 बाई 1 कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 4x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x/4। तो जो देखिए, तो जब एक बार हवा निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3x/4 बच जाएगा उसमें हवा। चलिए दूसरे बार अगर हवा निकाला जाए तो देखा जाए कितना बच रहा है। ठीक ना, दूसरे बार हवा निकालने पर
हवा निकालने पर बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इक्वल टू, चलिए यहाँ पे नहीं लिखते, थोड़ा सा ना तो अच्छा नहीं दिएगा। अब कह रहा है जो उसमें मौजूदा हवा था, कितना मौजूदा हवा था मेरे पास, ये 3/4, 3x/4 में से उतना का 1/4 भाग क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो कितना का, 3x/4 का 1/4 भाग निकल जा रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 3x/4 माइनस 3x/4 का हो गया। तो देखेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 और 16 का तो 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 3 12x माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कितना होता है, 9 3 12 होता है ना, 9x/16, 9x/16 हो जाएगा। देखिए हमको A1 पता चल गया, A2 पता चल गया और A3 पता चल गया। अब थोड़ा सा इसका सार अंतर निकाल के देखेंगे कि यह सही है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। देखिए A1 हमको पता चल गया कितना है x, A2 पता चल गया कितना है 3x/4 और A3 पता चल गया कितना मेरे पास 9x/16। ठीक है, थोड़ा सा D निकाल कर देखेंगे क्या होता है, A2 माइनस A1 इक्वल टू हो जाएगा 3x/4 माइनस x बाई 1 कर लेंगे इसको भी, 4 और कैल्शियम 4 ही होता है, यानी 3x माइनस क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, तो आपका माइनस का x/4। ठीक है, थोड़ा D2 निकाल के देख लिया जाए, थोड़ा सा D2 क्या होता है, A3 माइनस A2। ठीक है, चलिए A3 मेरे पास कितना है 9x/16 माइनस 3x/ कितना 4, 16 और 4 कैल्शियम कितना होता है 16 ही होगा। मेरे पास ये 9x का 9x ज्यों का त्यों हो जाएगा और 4 से 4 चौका 16, 4 3 12x। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 3x/16। क्या ये दोनों का जो D है यानी कि जो सार अंतर है बराबर है, तो हम बोलेंगे नहीं है, तो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक ना, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। जी हाँ, क्योंकि देखिए इसका जो सार अंतर है वो बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। तो देखेंगे इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो वाला। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है, प्रत्येक और बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, देखिए कह रहा है ना कि प्रथम मीटर का जो खुदाई का लागत है वो कितना है 150 रुपया है, और प्रत्येक 1 किलोमीटर का, उसके बाद जो प्रत्येक 1 किलोमीटर खुदाई हो रहा है उसका जो लागत है कितना 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो बताइए AP है अथवा नहीं, तो खैर दिख रहा है कि AP, फिर भी इसको लिखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक ना, देखिए लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है। ठीक है, देखेंगे लिखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर, प्रथम मीटर की खुदाई का लागत। ठीक है, प्रथम मीटर की खुदाई का लागत कितना है 150 रुपया है। ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई का लागत, दूसरे मीटर की खुदाई का लागत क्या हो जाएगा 150, अब प्लस प्रत्येक मीटर के लिए कितना लग रहा है 50 लग रहा है, तो यानी कि 200 रुपया हुआ। फिर देखेंगे तीसरे मीटर के लिए, तीसरे मीटर की खुदाई का लागत इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 है प्लस 50 रुपया लगा देंगे तो क्या आएगा 250 रुपया। ठीक है,
अब देखिए हमको A1, A2 एंड A3 पता चल गया। थोड़ा देखेंगे कि ये मतलब डी सही है या अथवा नहीं। देखिए A1 हमको पता चल गया कितना है 150, 150 रुपया, ठीक है। A2 जो पता चल गया हमको A2 कितना पता चला हमको 200, सॉरी A2 लिखना चाहिए था हमको, D2 लिख दे रहा है 200। और A3 का बात करा जाए, सॉरी A3 का बात करा जाए, A3 तो A3 कितना है 250, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे आपका D1 निकालेंगे तो क्या होता है A2 माइनस A1। तो मेरे पास A2 कितना है 200 माइनस 150 इक्वल टू क्या हो गया 50। फिर निकालेंगे D2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2, यानी कि 250 माइनस 200 इक्वल टू क्या हो गया 50। तो देखिए जो हमारा जो एपी के लिए क्या चाहिए सार्वंतर बराबर होना चाहिए। देखिए तो हमारा सार्वंतर जो है बराबर है आपस में, इसलिए एपी है। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू कितना 50, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बराबर है, मतलब दोनों तो 50 ही है। तो लिखेंगे अतः यह एपी है क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर है, ठीक है। क्योंकि यह एपी है और एपी का क्या होना चाहिए सार्वंतर आपस में बराबर होना चाहिए। तो यह एपी है क्योंकि इसका सार्वंतर चलिए तो देखेंगे हमारा चौथा जो है, इसका चौथा क्या है क्वेश्चन में कौन है प्रत्येक वर्ष खाते का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करती है। तो प्रत्येक वर्ष जो खाते का जो मिश्रण है क्या होगा या फिर मूलधन जो है क्या होगा देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखेंगे पहले वर्ष के लिए राशि, ठीक है ना। पहले वर्ष के लिए राशि या फिर मूलधन A1 इक्वल टू हमारे पास क्या है 10,000 रुपया है 10,000, ठीक है। देखिए दूसरे वर्ष का जो ब्याज क्या हो जाएगा देखिएगा, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है। प्रिंसिपल में बस कितना है 10,000 रुपया है, गुने R दे रखा है क्वेश्चन में 8%, गुने समय दे रखा है 1 वर्ष बटा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। ये आपका दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। तो फिर दूसरे वर्ष का राशि क्या होगा तो इसको ऐड कर लेंगे। तो दूसरे वर्ष का राशि इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी कि मूलधन यानी कि A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000 था पहले से 10,000, उसमें क्या करेंगे हम लोग 800 ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 10,800 रुपया हो जाएगा दूसरे वर्ष का जो मूलधन है वो, ठीक है। चलिए तीसरे वर्ष का जो ब्याज है देख लेंगे। तीसरे वर्ष का ब्याज जो है क्या हो जाएगा फिर वही होता है P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ क्या हो जाएगा मतलब हमारा जो मूलधन जो क्या हो जाएगा 10,800, क्योंकि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में वैसे ही होता है। देखिए क्योंकि देखिए पहले साल कितना था 10,000 था, अब उसका ब्याज जोड़ के कितना हो गया 10,800, और फिर इसका जो ब्याज आएगा फिर उसको जोड़ दिएगा फिर वो हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाता है। प्रत्येक साल जो है उसका मूलधन जो होता है बढ़ते जाता है, ठीक है। देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10,800 गुने समय दर कितना है 8%, समय फिर इसका भी 1 वर्ष होगा और भागा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, मेरे पास हो गया कितना तो 8 अट्ठे 64 के 4 में 6 और 8 एकम 8, 864 रुपया क्या हो गया इसका ब्याज हो गया। चलिए तीसरे वर्ष का जो मूलधन जो होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरे वर्ष का मूलधन यानी कि A3 इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाला आपका 10,800 और प्लस 864,
हो जाएगा कितना 64, 8 16 के 6 में 1, और क्या हो जाएगा 11,664 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्या क्या हमको मिला और क्या क्या चाहिए एपी होने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए A1 दे रखा हमारे पास कितना, तो पहले से 10,000। ठीक है, A2 दे रखा है कितना, A2, तो A2 हमारे पास हो गया है 10,800, 10,800। ठीक है, और A3 कितना दे रखा है, A3 इक्वल टू दे रखा है कितना, तो 11,664। ठीक है, तो देखिए सारा मतलब ये तुम्हारा समानांतर श्रेणी होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले चाहेंगे कि हमारा जो डी है वो बराबर हो। तो देखेंगे डी बराबर है या नहीं है। देखिए जो डी यानी कि D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना है 10,800 माइनस 10,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हो गया हमारा 800 हो गया, ये डी निकल गया। थोड़ा A2 निकाल के देखते हैं क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 मेरे पास कितना है, तो 11,664 माइनस 10,800। ठीक है, देखिए 6 में से 0 गया, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, और 6 में से तो 8 जाएगा नहीं, नहीं पहुंचाएंगे 16, 16 में से 8 गया तो 8। ठीक है, देखिए क्या बचा मेरे पास 864 बचा। देखिए ये कितना है डी आपका 800, ये डी कितना है 864। क्या ये दोनों डी बराबर है, तो नहीं है। जब दोनों डी बराबर नहीं है तो ये सार्वंतर नहीं, सॉरी ये समानांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः अतः यह एपी नहीं है, नहीं है क्योंकि क्योंकि इसका इसका सार्वअंतर सार्वअंतर बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यह एपी नहीं है, इसका क्या रीजन है कि इसका जो सार्वअंतर है वो बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए तो ये एक नंबर हो गया। अब 2 नंबर हम लोग समझेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, देखिए तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। मतलब तो नीचे दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो प्रथम पद और सार्वअंतर दिया है, तो इसका 4 गो और पद निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा क्या दिया है। दूसरा का जो फर्स्ट है क्वेश्चन दिया है ए दिया है मेरे पास कितना 10, और डी कितना दिया है मेरे पास, ये भी दिया है 10। तो कह रहा है कि इसका प्रथम 4 पद निकालें। देखिए A1 दिया है, A2 जो है A2 का फॉर्मूला क्या बोले थे, A प्लस डी। मेरे पास A कितना है 10, और प्लस डी कितना है, ये भी 10 है, तो 10 और 10 कितना होता है 20। A2 निकल गया। फिर A3 की बात करा जाए तो A प्लस 2D होता है, फॉर्मूला जो कि पहले भी इंट्रोडक्शन में समझा दिए थे आपको। देखिए तो A मेरे पास कितना है 10 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है 10, यानी कि 10 और प्लस 10 दूनी 20 इक्वल टू क्या हुआ 30 हो गया। फिर करा जाए A4 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 3D। ए मेरे पास कितना है 10 है, प्लस 3 गुने डी कितना है 10 है, यानी कि 10 प्लस 30 इक्वल टू हो गया 40। ठीक है, फिर A4 का बात A5 का कर लेते हैं। A5 इक्वल टू होता है A प्लस 4D। ए मेरे पास कितना है 10 ही है, प्लस 4 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 प्लस 40 इक्वल टू हो गया 50। तो जो हमारा एपी जो है एपी तैयार हुआ वो कौन सा एपी क्या हुआ, देखिए सबसे पहले प्रथम पद था 10, दूसरा पद था 20, तीसरा पद था 30, चौथा पद था 40, पांचवा पद था 50, इस तरह करके अनंत तक जाते रहेगा। तो ये हमारा एपीएम तैयार हो गया। ठीक है, तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, देखिए जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आप सर ये समझ में नहीं आया, कोशिश करें कि अगला जो वीडियो बनेगा उसमें आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है ए इक्वल टू दिया है -2, जो ए दिया है वो दिया है -2, और जो डी दिया है वो दिया है 0, डी जो है 0 दिया है। तो जो बाकी का 4 गो पद है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A2 A प्लस डी होता है, मेरे पास ए क्या है -2 है,
अब प्लस डी कितना है, 0 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। देखिए फिर से देखिए, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। ए मेरे पास कितना है, माइनस का 2 है, प्लस 2 इंटू डी की जगह पर क्या है, 0 है, तो ये 0 यानी कि माइनस का 2। इसका मतलब देखिए, जब 0 आ जाएगा तो समझिएगा जो फर्स्ट जो ए होगा वहीं का वहीं सब का सब पद होगा, टोटल वो पद वही होगा, यानी कि A4 भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ही होगा। और A5 जो है, A5 भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ही होगा। तो अगर बात की जाए अपना एपी का, देखिए जो एपी होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, ऐसे जाते जाएगा, आपका ये एपी तैयार हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए इसका जो तीसरा है, तीसरा देखेंगे आप। ठीक है, तीसरा जो है क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखिए, ये एक्चुअली बोला जाए ना, एपी समानांतर श्रेणी सबसे आसान चैप्टर मानते हैं हम इसको, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो तीसरा जो है, ए इक्वल टू दिया है 4 और डी इक्वल टू दिया है माइनस का 3। ठीक है, ए इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू माइनस का 3 दिया है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी होता है, ए मेरे पास कितना है 4 प्लस डी कितना है माइनस का 3 है, यानी कि 4 माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलिए A3 निकालते हैं। ए प्लस क्या हो जाता है 2D इक्वल टू, ए की जगह पर कितना है मेरे पास 4 है, और प्लस डी की जगह पर 2 इंटू डी की जगह पर कितना है माइनस का 3 है, यानी कि 4 माइनस 3 दूनी कितना होता है 6 इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब A4 का बात करा जाए तो A प्लस 3D, ए प्लस कितना होता है 3D, तो ए मेरे पास कितना है 4 है, प्लस 3 इंटू डी कितना है माइनस का 3 है, इक्वल टू 4 प्लस 3, 3 सॉरी प्लस नहीं होगा, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 3 कितना होता है 9, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, चलिए A5 को बात किया जाए, A5 इक्वल टू ए प्लस 4D, मतलब तो 4D, ए मेरे पास कितना है 4 है, प्लस 4 गुने डी कितना है माइनस का 3 है, यानी 4 माइनस 4 3 12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8। तो अगर बात किया जाए हमारा जो एपी का बात किया जाए, तो एपी क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो 4 था पहले से, 4 हो गया, फिर हो गया हमारा 1 हो गया, फिर हो गया माइनस का 2 हो गया, फिर माइनस का 5 हो गया, फिर माइनस का 8 हो गया, इस तरह से जाते जाएगा आगे तक। तो देखिए इसमें का जो 2 नंबर का फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, इसमें नहीं हटा, 4 और 5 बोर्ड को मिटा करके फिर बताते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दूसरा का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, ए इक्वल टू कितना दिया है माइनस का 1 दिया है, और डी इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2 है। तो अब हमको इसका एपी तैयार करना है, प्रथम 4 पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले देखिए A2 निकालने का, तो A प्लस क्या होता है D, मेरे पास A कितना है -1 है, प्लस D है 1/2, इसको भी बटा 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, A2 हो गया। A3 का बात करा जाए तो A प्लस 2D हो जाता है, ए कितना है माइनस का 1 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, A4 का बात करा जाए, ए प्लस कितना होता है 3D होता है, तो ए मेरे पास कितना है माइनस का 1 है, प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2, तो -1 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3/2, इसका ही बटा 1 हो सकता है, तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3। ठीक ना, तो ये हो जाएगा कि आपका प्लस 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब A5 भी निकालते हैं, A5 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 4D, तो ए मेरे पास कितना है माइनस का 1 है, प्लस 4 इंटू डी कितना है 1/2 है, 2 दूनी 4, 2 होगा, तो -1 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो अगर बात करा जाए जो हमारा एपी का, देखिए एपी जो है, एपी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एपी हो जाएगा आपका फर्स्ट जो था माइनस का 1 हो गया, दूसरा क्या था हमारा निकाले थे -1/2, तीसरा निकाले थे 0, चौथा जो था 1/2 था, प्लस का 1/2 था, और पांचवा जो था 1 था, इस तरह से
आते जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ नंबर बन गया। ठीक है, देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे 5 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या है दिया है। इसमें क्या ए जो दिया है माइनस, देखिए ए जो दिया है ए दिया है -1.25 और जो डी दिया है आपका डी दिया है आपका क्या -0.25। ठीक है, तो इसका भी निकालना है हमारा एक सेम टू सेम। देखिए जैसे वो बना है वैसे ये भी बनाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले निकालेंगे ए टू के लिए क्या होता है ए प्लस डी। ए देखिए ए मेरे पास कितना है -1.25 अब प्लस डी कितना है -0.25 है। ठीक है, देखिए -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1.50 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.5 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है, तो मेरे पास क्या है देखिए -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। ठीक है, तो देखिए -1.25 और माइनस हो जाएगा ये 25 दूनी 50 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब इसको करेंगे, देखिए क्या करेंगे इसको, तो इसको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, फिर ये तो हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। चलिए A3 हो गया। A4 का बात करा जाए, A4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D। ठीक है, तो मेरे पास A कितना है जी, A है -1.25 अब प्लस 3 इंटू डी कितना है मेरे पास, डी है मेरे पास 0.25। ठीक है, -0.25 था। ठीक है, तो -1.25 अब ये प्लस माइनस माइनस 25 दिए होता है 75, यानी 0.75 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा ना, -2.0 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10 की 0 हाथ में 1 7 2 9 1 10 की 0 में, हाँ ठीक है, -2.0 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर बात करें जाए हमारे एपी का, देखिएगा एपी जो हमारा तैयार होगा, एपी जो तैयार होगा, क्या एपी तैयार होगा हमारा जी, सबसे फर्स्ट तो पहला जो था, पहला क्या था -1.25 था, दूसरा क्या था आपका -1.5 था, तीसरा क्या था आपका -1.75 था, चौथा क्या था आपका -2 था। इस तरह से बढ़ते जाएगा, तो ये हमारा एपी तैयार हो गया। तो आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन था वो कंप्लीटली बन गया। अब 3 देखिए, जो 3 और 4 जो है वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको भी पढ़ने में प्रॉब्लम होगा और हमको भी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देखिए तो जाते जाते एक छोटा सा आपके लिए एक शायरी पेश करेंगे कि सफर वहीं तक जहां तक तुम हो, सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो, नजर वहीं तक है जहां तक तुम हो, हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में मगर, हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में मगर, खुशबू वहीं तक है जहां तक तुम हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।